गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी के अंतर्गत इकाई 2 पढ़ेंगे और इकाई 2 के अंतर्गत हम लोग जानेंगे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार के बारे में यहाँ पर हम लोग उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे। और आपको हम बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं 7 क्लास एनसीईआरटी। और आपको आगे ये भी बता दें कि जो हम स्वास्थ्य के अंतर्गत पढ़ेंगे विभिन्न इकाइयों को राज्य सरकार के अंतर्गत, यह आपको मुख्य परीक्षा दैट मीन्स मेन में ज़्यादा सहायक होगा। पीटी के पर्पज से आज का टॉपिक में फैक्ट्स नहीं के बराबर है। मुख्य रूप से आज आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार की क्या भूमिका है स्वास्थ्य के प्रति। और यहाँ राज्य सरकार से अर्थात आप ये ना लें कि स्टेट जैसे बिहार स्टेट है, इस तरह से नहीं। आपको पहले बता चुके हैं कि पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग जब राज्य की बात करते हैं तो वह राज्य स्टेट वर्तमान में बिहार, यूपी, बंगाल इस तरह से नहीं होता है, अपितु उसका एक ब्रॉडर प्रपेक्ष होता है। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तथ्य बताया गया है शिक्षकों के लिए कि ये 2 अध्याय 2 और 3 राज्य सरकार के बारे में है और ठोस उदाहरणों के जरिए सरकार के काम और ढांचे को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो हमारे लिए उपयोगी है उसको देख लें। और कल हम लोगों ने किया था अध्याय प्रथम और आज हम लोग कर रहे हैं अध्याय 2। और स्वास्थ्य के अंतर्गत देख पा रहे हैं इस तस्वीर में कि सारे तथ्य जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए सिर्फ और सिर्फ यह नहीं है कि आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत हो कि सिर्फ हॉस्पिटल होगा तो स्वास्थ्य अच्छी होगी, नहीं। उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन भी ज़रूरी चाहिए। स्वच्छ और साफ सुथरा और ताज़ा सब्जियां होनी चाहिए, फल होने चाहिए, अनाज होने चाहिए, पानी की व्यवस्था सही रूप से होना चाहिए और भोजन भी हम लोग सही रूप से पकाकर खाएं। और तब उसके बाद पॉल्यूशन की बात आती है और लास्ट में आती है हॉस्पिटल की बात। क्योंकि अगर आप इस तरह से देखें कि जब आप स्वास्थ्य खराब क्यों होता है, अगर आप भोजन सही रूप से नहीं कर रहे हैं, अगर आप जल सही रूप से नहीं पी रहे हैं, दैट मीन्स कि प्रदूषित जल नहीं पी रहे हैं, स्वच्छ जल पी रहे हैं, खाना जो है स्वच्छ रूप से बना रहे हैं, तो आप बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दवा की, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्वास्थ्य के लिए इन सब कारणों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होती है। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार से यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। यह भी तस्वीर जो ऊपर हम बता चुके हैं उसी को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारी रहन सहन, खान पान ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त होना, हमारी बीमारियों और
चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। अभी जो भी तस्वीर हमने देखा, बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। तो इन सब तथ्यों पर आप लोग खुद से भी विचार करें, क्योंकि आप जब इन सब तथ्यों पर विचार करेंगे तो आपका किसी भी तथ्य को या कहें स्वास्थ्य से संबंधित ही फैक्ट्स को, तथ्य को जानने का एक ब्रॉडर माइंड विकसित होगा और यह आपको मेन में मुख्य परीक्षा में सहयोग करेगा आंसर राइटिंग में। चलिए आगे देखते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल से करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। समझ में अभी तक आ गया होगा कि स्वास्थ्य जो है क्या है। आगे देखते हैं भारत में स्वास्थ्य के बारे में। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाएं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिकाओं के प्रथम द्वितीय स्तंभ में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। तो यह तुलनात्मक रूप से आप देख पाएंगे। जैसे आगे है कि पिछले वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2017 में यह बढ़कर 23,583 हो गए। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी, जिसको कि तपेदिक भी बोला जाता है, से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं है। तो इस तरह आप देखेंगे यह तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है, हालांकि यह बहुत ज़रूरी नहीं है मेन के लिए। आगे देखते हैं हम लोग बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधाएं, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हम आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद
में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरे स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थितियां कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इस अध्याय में इसके कुछ कारण हम लोग जानेंगे। तो यह आप लोग ये जो पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, इसको आप जब आप तुलनात्मक अध्ययन स्वास्थ्य के बारे में आपको मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सब शब्दों का भी और यह पैराग्राफ का भी ये ध्यान में रखेंगे। वहाँ यहीं पर एक इलाज का खर्च के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। हालांकि यह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बस इसको समझाने के लिए इस कहानी को बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भारत में दो तरह से काम करती हैं, एक सार्वजनिक रूप में और दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानियों से जो है हम दो वर्गीकरण बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। पहले हम लोग जानेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा केंद्र कई गांव की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसा एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था। तो ये कहानी में इसको बारे में बताया गया। ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं। इस स्वास्थ्य सेवाओं के कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना भी है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ प्रदान करना ही नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसको फैलने से रोकना भी कार्य है स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत। इसकी व्यवस्था सरकार के लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्रित न होने दें। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार के प्राथमिक कर्तव्य है। यह हमारे संविधान में भी इसके बारे में लिखा गया है। सरकार के हर
व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करने है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों का आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो इस तरह का आप स्टेटमेंट प्रयोग कर सकते हैं मेन मुख्य परीक्षा में। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई लेख आता है, कोई ऐसे आता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं इसके बारे में। यह ध्यान में आप लोग रखेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी इन सब एग्जामों में ऐसे राइटिंग आता है और उसका नंबर भी आप लोगों को जुड़ता है मुख्य परीक्षा की रिजल्ट में। आगे देखते हैं हम लोग निजी स्वास्थ्य के बारे में। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाएं को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों में कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इसको चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि यह पॉइंट या यह आप स्वास्थ्य और सेवाएं और समानता में क्या कोरिलेशन है, क्या सबसे के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इस तरह के टॉपिक आपको मुख्य परीक्षा मेन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोग सही से पढ़ें, हो सके तो खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक तथ्य बताया गया है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सा को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखना चाहिए। ये आपको बार बार सुनने को न्यूज में भी मिलता होगा कि लोगों को जेनेरिक दवाई ही लिखना चाहिए। तो वो एक अलग टॉपिक था। अब हम लोग आते हैं मुख्य टॉपिक पे, स्वास्थ्य सेवाएं और समानता के बारे में जानते हैं। हम भारत में ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाओं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। इसलिए जब परिवारों में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है।
आगे देखते हैं हम लोग। तथ्य यह है कि जनसंख्या की 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाएं खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्च का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। अब क्या जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है और आगे पृष्ठ में दिखाए गए उदाहरण देखिए। आगे देखते हैं, इसको केरल के एक अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। 1996 में केरल ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पानी, पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई और स्कूलों और आंगनबाड़ियों को काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाई की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं हम लोग कोस्टा रिका का तरीका के बारे में। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो कोस्टा रिका से भी कुछ सीखा जा सकता है, सेना तो नहीं लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देकर। तो यह था आज का NCERT 7 क्लास इकाई 2 का। उसके बाद दिया गया है अभ्यास प्रश्न।
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ऊपर बता चुके हैं कि आज का टॉपिक मुख्य परीक्षा मेन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह ऐसे में भी काम देगा और साथ ही साथ जीएस में भी। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें। और यह टॉपिक जो है, आप अगर बीपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं तो पीटी तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग, जो भी आपके दोस्त बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं और ऐसा लगता है कि उनका रिजल्ट बन जाएगा, तो इस टॉपिक को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।